नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जीएस सेंटर में। हम लूसेंट की सीरीज पढ़ रहे हैं। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज पूरी लूसेंट का निचोड़ इस तरह से पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। यहाँ पर डेटा को समरी टाइप में कंपाइल करके एक क्लास के रूप में आपको दिया जा रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप थोड़ा सा धीरज रख के इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए, उसके बाद में आप कोई भी डिसीजन लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 15 से 20 मिनट में हम इसको ख़त्म करेंगे। और ये ऐसा सेक्शन है, पढ़ने में हमें बोरिंग भी लगता है, कभी कभी कंफ्यूजिंग भी बहुत रहता है, कभी कभी इसका उसमें, इस एक्ट का प्रावधान उसमें हम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन सवाल एग्ज़ाम में 1 या 2 जरूर आते हैं इससे। तो आज देखेंगे पूरा, कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा। आप लास्ट तक देखिए और इसको बाद में PDF डाउनलोड करके भी आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी भारत में, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए गए थे, और जीतने के बाद में बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, अंग्रेज सरकार नहीं थी। तो अब इस शासन को बनाए रखने के लिए, इसको मेंटेन करके रखने के लिए अंग्रेज़ों को कुछ नियम कानूनों की ज़रूरत पड़ी कि अगर कोई नियम कानून नहीं होंगे तो हम ये साम्राज्य बनाए कैसे रखेंगे, बंगाल को अपने कब्जे में कैसे रखेंगे। तो फिर अंग्रेज़ सरकार ने उसके लिए कुछ नियम बनाए, नियम कानून बनाए, जिनको हम रेगुलेटिंग एक्ट, इंडिया एक्ट और भारत परिषद अधिनियम वगैरह कहते हैं। तो शुरुआत होती है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ये आपके काम की बात है। तो पहला देखते हैं इस एक्ट के इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया कि भाई अब बंगाल के गवर्नर ने इतना सब कुछ जीत लिया है, 2 युद्ध जीत लिए हैं बड़े बड़े, अब वहाँ शासन करने जा रहे हैं, तो उनका नाम गवर्नर बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। और मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इसके अधीन लाया गया। किसके अधीन? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। एक तो प्रावधान ये था। दूसरा प्रावधान ये था, ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इस एक्ट में एक प्रावधान था, कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और क्वेश्चन पूछता है इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 1774 में जो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। आगे चलते हैं। इसके बाद में 1784 ईस्वी में पिट्स का इंडिया एक्ट आया। इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें एक तो दोहरा शासन प्रारंभ हुआ था। दोहरा शासन का मतलब हुआ कि एक प्रांत पे 2 लोग शासन करेंगे, एक रेवेन्यू का शासन देखेगा, एक लॉ एंड ऑर्डर का शासन देखेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 संस्थाओं का गठन हुआ इसमें। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या थे? एक कंपनी को देखते थे, कंपनी का प्रशासन देखते थे, और ये कंपनी के व्यवसाय से संबंधित थे, और ये कंपनी के प्रशासन से संबंधित थे। ठीक है। उसके बाद में आया 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें एक तो प्रावधान ये था कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास अभी तक एक विशेषाधिकार था कि पूर्व के सभी देशों के साथ में व्यापार करेगी। वो विशेषाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था, दूसरी कंपनी यहाँ पर ऐसा व्यापार नहीं कर सकती। तो अब वो विशेषाधिकार खत्म हो गया, विशेषाधिकार ये छीन लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से।
लेकिन उसके पास कुछ विशेषाधिकार रह गया। वो कौन सा था? एक तो चीन के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार रह गया था, और एक तो चाय के व्यापार के संबंध में विशेषाधिकार रह गया था। दो विशेषाधिकार रह गए थे, एक तो चाय के व्यापार का और दूसरा चीन के साथ। और ये विशेषाधिकार कितने समय के लिए था? अभी 20 वर्षों के लिए था। मतलब 1813 से 1833 तक ये विशेषाधिकार रहने वाला था, और रहा भी। उसके बाद में 1833 में खत्म हो गया था। अभी आगे देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट काम इसमें क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई। अब वो यहाँ आकर अपना प्रचार प्रसार कर सकती हैं, तो ये उनको अनुमति दे दी गई 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। अगला अब 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आएगा। इसमें क्या था, कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना रह गया। अभी बताया था कि 20 वर्षों के लिए था चीन के साथ और चाय के साथ में विशेषाधिकार बना था। अब वो भी खत्म हो गया। अब कंपनी का कार्य केवल व्यापार करना, कंपनी का कार्य खत्म हो गया। अब उसका काम क्या है, भारत का शासन करना। अब कंपनी क्या करेगी, भारत में शासन करेगी, व्यापार नहीं करेगी। और क्या प्रावधान था इसमें, बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट काम हुआ। दूसरा ये हुआ कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। ध्यान रखना, यहाँ पे दास प्रथा को खत्म नहीं किया गया। ये कहा गया कि जो दास प्रथा है वो विधि के विरुद्ध है, नियम के खिलाफ है, इसकी निंदा की गई। और दास प्रथा को खत्म कब किया, 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया, मतलब उसको खत्म कर दिया गया। इस समय वायसराय कौन था, सॉरी गवर्नर जनरल भारत का कौन था, एलन बरो। एलन बरो इस समय गवर्नर जनरल थे 1843 में। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। अभी कानूनों का वर्गीकरण भी इस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया, और इस कार्य के लिए एक विधि आयोग की भी व्यवस्था की गई। और वैसे विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। और प्रथम विधि आयोग कब गठित किया गया, 1834 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पीडीएफ आपको ऐसी की ऐसी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। अगला है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, 1857 में भारत में विद्रोह हुआ था। विद्रोह के बाद में ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब कंपनी के बस की बात नहीं है कि भारत का शासन संभाल ले, क्योंकि अगर ठीक से शासन संभालती तो भारतीय लोग विद्रोह क्यों करते, ऐसा ब्रिटिश सरकार को, वहाँ की महारानी को, वहाँ के क्राउन को लगा। तो उन्होंने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश का क्राउन के हाथों में सौंपा गया। अब कहा कंपनी तुम्हारे बस की बात नहीं है शासन चलाना, अब उसका शासन कौन चलाएगा, ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश क्राउन कैसे शासन चलाएंगे, वो तो यहाँ सीधे आएंगे नहीं, तो उसके लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है, उसके माध्यम से ब्रिटिश क्राउन इंडिया का शासन चलाएंगे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। ये जो परिषद थी ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी, और इससे ऊपर यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं थी। अब सीधा नियंत्रण हो गया भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का। और एक काम क्या हुआ इसमें, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में कोई भी मुगल सम्राट नहीं बना था। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यहाँ पे फिर से चेंज किया गया। ध्यान रखना, 1773 में क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। 1833 में क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल बदल के भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। और अभी 1858 में क्या हुआ, भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया गया। और ऐसे पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और 1858 में जब ये भारत शासन अधिनियम आया तो गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, उनको ही वायसराय बना दिया गया। तो ये पहले वायसराय बने भारत के। आगे चलते हैं, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम।
इसमें क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम का प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पोर्टफोलियो सिस्टम किस परिषद अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। ठीक है, अभी भारत के पास अध्यादेश, भारत में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राज्यपालों के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आपको पता ही होगा, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी कानून बनेगा उसमें भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ऐसी शुरुआत हुई 1861 से। 18 और जब शुरुआत हुई तो 1862 में इसका परिणाम भी दिखने लगा। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। ये 3 भारतीय कौन थे? एक तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। ये 3 लोगों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया 1862 में। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। आगे देखते हैं 1876 ईस्वी का शाही उपाधि अधिनियम। ये यहाँ पे डेटा फैक्ट सारे चुन चुन के लिए गए हैं। ये सारे डेटा फैक्ट जो हैं वो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, इसका रिवीजन भी करना एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? 1876 में। किस अधिनियम के द्वारा? 1876 के शाही उपाधि अधिनियम द्वारा। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम क्या था? इसमें क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, पहला काम ये हुआ। बजट पर बहस करने की तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 3 काम हुए थे इसमें। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ठीक है, तो लेकिन बजट पर केवल बहस ही कर सकते थे, बजट पर वोट नहीं कर सकते थे। अब भी ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। अब 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया, तो इसमें क्या है? इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मिंटो क्या थे? मिंटो उस समय के वायसराय थे और मार्ले थे भारत सचिव, भारत सचिव। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ठीक है, इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी कहते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना गया, क्योंकि इन्हीं के साथ शासनकाल में ये भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था। आगे देखते हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया। इसको क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। चेम्सफोर्ड वायसराय थे और मॉन्टेग्यू क्या थे? राज्य सचिव। इसमें क्या हुआ था? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जैसे अभी है लोकसभा और राज्यसभा, तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब है कि जो है फाइनेंस वाले काम, लगान वसूली वगैरह कंपनी करेगी और जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम है वो निजाम करेगा प्रांत का। तो मतलब जो पैसे और टैक्स वगैरह का काम है, जो मेन काम है वो कंपनी करेगी और फालतू का काम निजाम करेगा। तो द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू कर दी गई। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, अभी गठन नहीं किया गया, केवल प्रावधान किया गया। 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर
सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन? 1926 में। ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? ली आयोग की सिफारिश पर। या ऐसे पूछ देगा ली आयोग किससे संबंधित है? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है। या सिविल सेवकों की भर्ती ही दे देगा इससे संबंधित है, तो आप लगा देंगे इसको। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। देखो कितनी बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है पूरा। इसमें क्या हुआ, 1935 का भारत शासन अधिनियम है। एक तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। इसका भारत में विरोध हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, तो पूरे भारत में विरोध हुआ था। इसी के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। लाहौर में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इसका, वहीं लाठीचार्ज में उनको गंभीर चोटें आई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें प्रावधान था कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। प्रांतों को मिला के जैसा इस समय है ना भारत, वो संघ है, तो वैसा ही संघ निर्माण करने की बात इसमें कही गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया, जो कि 1919 में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था, उसको प्रांतों में खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन का की स्थापना की गई। ठीक है, प्रांतों में खत्म कर दिया, केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया। संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया, जो कि आज भी हमारे संविधान में है। 7वीं अनुसूची में है, 7th शेड्यूल में है तीनों सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और ये अगर पूछा जाए तीनों सूचियां कहाँ से ली गई हैं संविधान में, तो भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रावधान क्या था? वायसराय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। अभी हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? संसद को दी गई हैं, ना कि राष्ट्रपति को, ध्यान रखना। नेहरू ने इसको क्या कहा? इस अधिनियम को नेहरू ने क्या कहा था? ये गुलामी का अधिकार पत्र है। और एक बात कही थी, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये नेहरू ने इसके बारे में 2 कथन कहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। इसमें एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति आई थी, तब केवल किसके लिए थी? मुस्लिमों के लिए। लेकिन अब इस अधिनियम द्वारा उसका विस्तार कर दिया गया दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए, उसको और बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया, इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई इसी अधिनियम द्वारा। आगे देखते हैं 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 2 अधिराज्यों की स्थापना का प्रावधान था, वो कौन से थे? भारत और पाकिस्तान। अधिराज्य का मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस। दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, ये भी प्रावधान था इसमें। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। और जब तक भारत का विधानमंडल नहीं बना, तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती रही। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक शासन कैसे चलेगा? भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाएगा। ये इसमें प्रावधान थे। कल से हम पढ़ेंगे संविधान की शुरुआत से ही संविधान सभा कैसे बनी, और उसके बाद में धीरे धीरे करके संविधान पूरा 5-6 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। और आप देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि चैनल नया है हमारा, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो सकता है। और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहेंगे। ये ऐसे का ऐसा ही नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके या ना भी करके आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अपना रिवाइज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, उससे बच के रहिए। चलिए मिलते हैं।